नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है 60 वर्ष की आयु में संतान ने बेरोजगार बना दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। काम के बोझ से लदी सरिता को कमर सीधी करने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। शेखर जी की छोटी सी नौकरी थी, ओवर टाइम भी किया करते थे ताकि आमदनी बढ़ सके। सरिता जी बचत के चक्कर में काम वाली बाई का सहारा भी नहीं लेती थी। अकेले ही सारे घर का काम करती थी, सीमित बजट में गुजारा करती थी। लेकिन सेवानिवृत्त होते ही समय जैसे थम सा गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। रिटायरमेंट के पैसों से शेखर ने मनपसंद कोठी बनवा ली। हरे भरे पौधों से सजे धजे लॉन में बैठकर दोनों पति पत्नी जिंदगी के मजे ले रहे थे। उनका एक बेटा था पारस, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करके विवाह करके नैनीताल में सेटल हो चुका था। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे हैं। पति का चेन्नई में अपना खानदानी रोजगार है। शेखर जी ने कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन, बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का अच्छा गुजारा बहुत ऐशो आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद थे। सरिता पूरा दिन टेलीविजन देखती, आराम करती, ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए फेशियल करवाती। यह सब उसने कभी जवानी में भी नहीं करवाया था। लेकिन अब तो फुर्सत के पल थे, सब कुछ सेटल हो चुका था। बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे तो वह भी अपनी प्रौढ़ अवस्था का आनंद ले रहे थे। एक दिन शेखर जी ने सरिता से कहा, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया, पहले से अधिक खूबसूरत दिखने लगी हो। शेखर और सरिता सर्दी के मौसम में बेटी प्रियंका के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी के मौसम में बेटे पारस के घर नैनीताल जाकर रहते। पुत्री दामाद बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप समान हैं, जैसे मेरे लिए मेरे माता पिता हैं वैसे ही आप हैं। बुजुर्गों की सेवा करने का मौका नसीब वालों को मिलता है। शेखर सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो जाते थे। दामाद उन्हें गाड़ी में बैठाकर चेन्नई के दर्शनीय स्थानों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता, रात को सोने से पहले नौकर गर्म दूध दे जाता। सेवा करने में बेटा बहू भी कम नहीं थी। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली ला कर देती। धुले कपड़े प्रेस किए हुए पहनने को मिलते। सरिता औरतों पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती, तुम सब तो यूं ही बहुओं की बुराई करते हो, तुम में ही बहू को रखने वाले गुण नहीं। मुझे देखो, मेरी बहू मुझे कितना मानती है, मैं भी उसे बेटी की तरह रखती हूँ। तुम्हें बहुओं को रखना ही नहीं आता। शेखर जी भी दामाद की प्रशंसा करते हुए अपने दोस्तों में बैठकर कहते, पता नहीं लोग दामाद की इतनी बुराइयां क्यों करते हैं, उन्हें यमराज का दूसरा रूप क्यों कहते हैं। मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। एक दिन उनकी बेटी प्रियंका का फोन आया। आवाज़ में घबराहट थी। वह रोने लगी, माँ गजब हो गया, जेठ जी ने सब कुछ हड़प लिया, धोखे से घर फैक्ट्री सब अपने नाम करवा ली, हम सड़क पर आ गए। शेखर जी ने सरिता के हाथों से फ़ोन लेकर पूछा, बेटी यह सब कैसे हो गया। प्रियंका बोली, यह सब जेठ जी के कारण हुआ है, उन्होंने हेरा फेरी की, गलती तो इनकी भी नहीं, इनकी भी है, बिना पढ़े कागजात पर साइन कर दिए और जेठ जी ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिए। शेखर जी सांत्वना देते रह गए और फ़ोन कट गया। सरिता धम से कुर्सी पर बैठ गई। शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं थी। फिर भी एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंचे। प्रियंका ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए, पापा हम लोग बेघर हो गए, जेठ जेठानी से भी झगड़ा हुआ परंतु कोई हल नहीं निकला, इन्हें नए सिरे से अपना काम जमाना पड़ेगा, हम कोठी छोड़कर किराए के मकान में रह रहे हैं, काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए। दामाद भी झुकी नज़रों से सास ससुर से विनती कर रहा था। फिर विनम्रता पूर्वक बोला, पापा आप लोगों का ही सहारा है, कुछ मदद कर दीजिए।
बेरोजगार हो गया हूँ, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शेखर सरिता को अपनी बेटी की लाचारी पर दया आ गई और उन्होंने सोच विचार कर फैसला लिया कि बेटी और दामाद की सहायता करने में हर्ज ही क्या है। शेखर ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह इन पैसों को जल्दी ही वापस लौटा देगा। शेखर सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को वापस जरूर लौटाएगा। फिर उनके पास जो भी है बच्चों का ही तो है। बच्चों की सहायता करने में हर्ज कैसा। दामाद ने उन्हें अपने माता पिता समान समझा है और उन्होंने भी उसे अपने बेटे के समान ही माना है। शेखर सरिता अपना फर्ज पूरा करके राहत महसूस कर रहे थे। तीसरे दिन ही बेटा बहू अचानक से दिल्ली आ धमके। उन्हें इस तरह से आया देख शेखर सरिता हतप्रभ रह गई और उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? दोनों अचानक से कैसे? हमें बताया भी नहीं। तनावग्रस्त चेहरे से पारस बोला, सब ठीक होता तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई बेटी दामाद को दे दी। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर शेखर जी हक्के बक्के रह गए। स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, जल्दी ही चुका भी देंगे। पारस ने सख्ती भरे शब्दों में कहा, आपने रुपए उधार दिए, इसका कोई सबूत आपके पास है? उनसे कोई कानूनी लिखा पढ़ाई कराई भी है कि नहीं? सरिता जी बोली, क्या वे पराए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ाई कराई जाती, सबूत रखे जाते? पारस बोला, आप भूल रही हैं माँ, रुपया किसी भी इंसान की नीयत डिगा सकता है। सरिता जी ने नाराज होते हुए कहा, मेरा दामाद ऐसा नहीं है। फिर हमारी बेटी प्रियंका भी तो है, क्या वह दामाद जी को बेईमानी करने देगी? वह अपने भाई का एक एक पैसा वापस लौटाएगी। मुझे अपनी बेटी और दामाद पर पूरा भरोसा है। पारस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि वह लोग बेईमान है या ईमानदार। पर पापा जी, आप एक काम करिए, यह मकान मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं। बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर कहीं ऐसा ना हो कि आप यह मकान भी उनके नाम करा दे। बेटे की बातें सुनकर शेखर सरिता के शरीर में बिजली सी कौंध गई। वह सन्न रह गई। हमेशा मान सम्मान करने वाला बेटा आज उनके साथ इस तरीके से पेश आ रहा था, ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अगले ही दिन बेटा बहू अनेक हिदायतें देकर वापस नैनीताल चले गए। शेखर और सरिता का मन चिंताओं के बोझ से दब गया। सोचने लगे, क्या उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके गलती कर दी? क्या रुपया बेटी के सुख से ज्यादा कीमती था? हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फोन आता था। बेटी दामाद दोनों ही एहसान तले दबे जा रहे थे। बहुत विनम्र भाव से बात करते। शेखर सरिता कहते, दामाद तो बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर हमारा सम्मान करता है। लेकिन बेटा तो बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही हमारे बेटे को बेटी दामाद के खिलाफ भड़काया होगा, नहीं तो हमारा बेटा पारस ऐसा नहीं है। वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अब शेखर सरिता उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद उन्हें रुपया लौटाने आएगा और वह सारा रुपया बेटे बहू को देते हुए कहेंगे कि यह लो, वह सारे रुपए जिनके लिए तुम रिश्तों को बदनाम कर रहे थे। कुछ महीने बीते, बेटी दामाद के फोन आने कम हो गए। फिर 2 साल बीते। शेखर सरिता चिंतित हो उठे। अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास करते तो भी प्रियंका और दामाद ठीक से बात नहीं करते। शेखर सरिता को बेटी से ढेरों बातें करनी थी, लेकिन वह तो सिर्फ गिनी चुनी बातें करके ही फोन रख देती। ऐसे ही 5 साल बीत गए। अब तो बेटी दामाद से बात ही नहीं हो पाती। एक दिन शेखर ने फोन मिलाया। दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपयों की बात भी करना चाहते थे, लेकिन बेटी ने उन्हें यह सब पूछने का मौका ही नहीं दिया। फोन काट दिया। बात अधूरी की अधूरी ही रह गई। एक दिन हिम्मत करके शेखर जी ने बेटी से पूछा कि बेटी, पैसे कब लौटा रहे हो? प्रियंका जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा कर बोली, आप कैसे पिता हैं?
बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे। अभी तो इनका काम शुरू ही नहीं हुआ, एकदम से इतना पैसा कैसे निकालेंगे। दामाद जी भी पास ही बैठे थे, गरज कर बोले, बाबूजी, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो भी आप अपने पैसे वापस मांगते? आपके पास रुपयों की कमी है क्या? यह रुपये आपके पास बैंक में फालतू ही पड़ा था और मैं आपके पैसों पर ऐश नहीं कर रहा, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूं। बेटी दामाद की बातें सुनकर शेखर सरिता सन रह गई। रुपया वापस मिलने की तमाम उम्मीदें अब धुंधली नजर आ रही थी। उल्टा वह बुरे ही फंस गए। रुपया तो गया ही, मान सम्मान भी चला गया। फिर एक दिन पारस का फोन आया, पापा रुपए मिल गए। शेखर चकरा गए, क्या जवाब दें। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपया वापस कर देंगे। पारस परिस्थितियां भाप गया और वह बोला, पापा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपके लाडले दामाद ने रुपया देने से इनकार कर दिया है, वह बेईमान निकला। पारस ने लगे हाथों राय भी दे डाली, पापा सब अब पछताने से कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दायर कर दो। शेखर सरिता एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। क्या वह बेटी दामाद के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने पारस की बात को सिरे से नकार दिया और बेटी दामाद पर मुकदमा दायर नहीं किया। बेटा नाराज हो गया। वह अगले ही दिन दिल्ली आ धमका। वसीयतनामा सारी कानूनी कार्यवाही पूरी करके कोठी अपने नाम करवा ली। पारस संतुष्ट हो गया और वापस लौट गया। शेखर जी की छाती से भी बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सरिता किसी की तरफ देखकर बोली, अब ना तो मकान की रंगाई पुताई की चिंता और ना ही हाउस टैक्स जमा कराने की, अब पूरी जिम्मेदारी पारस संभालेगा। सरिता जी को सदमा लग गया। वह दिन ब दिन सूखती जा रही थी। हंसी होठों से छीन चुकी थी, भूख प्यास भी मर गई थी। बेटी दामाद बेटा बहू की तस्वीरों को एकटक देखती रहती। शेखर ने दुखी होकर कहा, तुमने अपनी हालत मरीजों जैसी बना ली है। बालों पर मेहंदी लगाना भी अब बंद कर दिया है। तुम अब बूढ़ी लगने लगी हो। सरिता ने दुखी मन से कहा, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम अब बेटा बहू पर आश्रित हो चुके हैं। शेखर जी बोले, मेरी पेंशन और मकान का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महीना पूरा होने के बाद शेखर जी किराएदार से किराया लेने के लिए पहुंचे तो किराएदार ने बताया कि वह पारस को किराया भेज चुका है। उसने अपने खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। फिर किराएदार ने बताया कि नए इकरारनामे के तहत अब मकान मालिक पारस है, इसीलिए अब वह किराए की ऑनलाइन पेमेंट पारस को किया करेगा। किराएदार ने नया किरायानामा भी शेखर को लाकर दिखा दिया, जिस पर पारस के हस्ताक्षर थे। शेखर जी सिर पकड़कर बैठ गए। मामूली सी पेंशन के सहारे गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। सरिता की हालत पागलों जैसी हो गई। वह चिल्लाकर बोली, अब बेटे पर मुकदमा करो, सब में बेईमान हैं, रुपयों के भूखे हैं सब। शेखर जी ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा, हमने अपनी संतानों के प्रति हर फर्ज पूरा किया। यह सब हमारी मृत्यु के बाद उन्हें ही मिलना था, पहले मिल गया, अब इसके लिए पछताना क्या। सरिता जी रूंधे गले से बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में झूठा प्यार सम्मान दिखाते थे। दौलत मिल गई तो फोन करना भी बंद कर दिया। शेखर सरिता दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता था, अपना खून भी पराया हो गया। एक दिन शेखर जी अलमारी में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तक तलाश रहे थे कि अचानक से उनकी निगाह पुस्तकों के बीच में दबे एक बैग पर गई। उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर किसान विकास पत्र जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस से खरीदे थे, जिन्हें वह खरीद कर भूल गए थे। बेटा बेटी को भी इनका पता नहीं था और सरिता भी इन्हें रख कर भूल गई थी। मुसीबत में यह 2 लाख रुपए की रकम अथाह संपत्ति थी। शेखर जी के अंदर नया उत्साह उमड़ा। वह फिर से युवा हो उठे। हफ्ते भर के अंदर मकान के लोन में टीन शेड डलवा कर ढाबा खोल दिया। कुछ पुराना सामान खरीद लाए और कुछ नया खरीदा। नौकर रख लिए। सरिता जी भी पढ़ी लिखी थी, देख रेख का काम अच्छे से संभालती थी। शेखर जी काउंटर और बाहर का लेन देन
देखने लगे। मेहनत की तो भगवान ने भी बरकत दी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में बैंक अकाउंट में भारी रकम जमा हो गई। शेखर जी एक दिन हंसते हुए सरिता से बोले, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। संतान ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया था और अब देखो हम दोनों काम के आदमी बन गए। सरिता और शेखर जी ठाके लगाकर हंसने लगे। दोनों ने गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाया। शेखर जी अक्सर ही गुनगुनाते, अभी तो हम जवान हैं। शेखर सरिता की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। सरिता जी मुस्कुरा कर कहती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। वह रकम ना मिलती तो हम बाकी की जिंदगी गुलामों की तरह बिताते। अब बेटी दामाद और बहू बेटे को भी भुला देना ही उचित रहेगा। उन्हें भी एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी सहायता के बगैर भी हम जी सकते हैं, मेहनत करके रोटी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।